नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। चुनाव खत्म हो गया और सरकार बनने जा रही है। कोई शक नहीं कि इस बार फिर एक बार एनडीए की सरकार बन रही है। कल दावा पेश कर दिया जाएगा और हो सकता है 8 तारीख को शपथ भी हो जाए। लेकिन हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर में जम्मू के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी थी जहां पे अपना कैंडिडेट खड़ा क्या किया था। तीसरी बार उनको फिर मैंडेट दिया था। जम्मू में जुगल किशोर को दिया था और उधमपुर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। नाराजगियां बहुत थी, बहुत चीज़ें सामने थी। कहीं कह रहे थे बार बार एक ही कैंडिडेट को क्यों रिपीट किया जा रहा है। जुगल किशोर की बात करें तो लोगों को यही था कि उसको आज तक देखा नहीं, कोई काम नहीं उसने किया, कुछ किया नहीं। वोट किसके नाम पे देंगे, जुगल किशोर के नाम पे देंगे, मोदी के नाम पे देंगे। एक बहुत बड़ा सामने चीज थी। इसी तरह उधमपुर में डेवलपमेंट बहुत हुई, काम बहुत हो गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अपनी खींचातानी इतनी थी कि उन्हें, जिस तरह से हम कहें ना, कोई जीत रहा है तो उसकी टांग खींचो, वही वहां भी हुआ। लेकिन रिजल्ट क्या निकला? दोनों सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी में जीत गई। कोई कह रहा था कि उधमपुर में कांटे की टक्कर है, चौधरी लाल सिंह बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट है। तो हमने बहुत बार एनालिसिस इस पे किया और बहुत बार आपने देखा भी। उन्होंने बार बार यही कहा था कि चौधरी लाल सिंह दिखने में है, पोस्टर्स में है, नारेबाजी में है, जलसे जुलूस में है, जो उनके साथ है वह भी उनको वोट नहीं देगा। और वही बात सामने आई जहां पे वो लीड की दावे कर रहे थे। हीरानगर, कठुआ, बिलावर, बसौली, वहां तो मिला ही कुछ नहीं। अगर मिला तो वही है एरिया। तो यहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह को और बीजेपी को पहले ही पता था कि हमें वोट नहीं मिलेगा। तो आज हमारे साथ है नीरज लक्कीपुरी जी। सारा जम्मू लक्कीपुरी के नाम से ही जानता है। तो साहब आपका बहुत स्वागत है। ये कॉर्पोरेटर भी रहे हैं और यहाँ के मंडल जो त्रिकुटानगर मंडल है भारतीय जनता पार्टी के, उसके प्रेसिडेंट भी। पुरी साहब, बहुत मेहनत की आपने दोनों सीटों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स ने भी, और बहुत ऊपर नीचे भी हो रहा था। उसके बावजूद ये दोनों सीटें आपने जीती। इस इलेक्शन के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो धन्यवाद पीपी न्यूज़ का, आपने मुझे यहाँ पे इन्वाइट किया और चर्चा पे आप जैसे दिग्गज जो इतने एक्सपीरियंस रखते हैं तो उनसे बात करने का मौका मिलेगा। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि इस इलेक्शन के दौर में ये चलता रहा कि जो आपने कहा कि भाई कैंडिडेट रिपीट क्यों की गए, नए फेसेस होने चाहिए थे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी हाईकमांड जो पूरे सेंटर में बैठ के इलेक्शन को लड़ने का प्रयास और उन पर विचार करती है, कुछ सोच समझ के सीटें देते हैं। कहीं हमारी पार्टी की जो सेंट्रल कमांड थी और हमने कहीं सीटें लूज भी की हैं। और पार्टी को विश्वास था डॉक्टर साहब को, जुगल किशोर जी को, और सबसे बड़ा जम्मू की जनता। उन्होंने दोनों को मैंडेट दिया और दोनों सीटें हमने जीती। ये जो आपका कहना था कि लोग नहीं पसंद करते थे कि भाई वो मिलते नहीं है, दिखते नहीं है, मैं एक छोटा सा उदाहरण सेट करता हूँ। पहले मैं अपने भी लेता हूँ। मैं एक छोटा सा कॉर्पोरेट हूँ, मेरा वार्ड छोटा सा सीमित सा वार्ड है। मुझे लगता है उस वार्ड में भी लोगों को रिजेंटमेंट होगी कि यार ये तो 2-4 महीने के बाद दिखे, यार ये प्रॉब्लम थी छोटी मोटी। अब जहाँ तक हम भी देखिए, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी कहना बड़ा आसान होता है। बिल्कुल इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना, और उस पार्लियामेंटेरियन को जो साल में 150 दिन तो ऑलमोस्ट सेंटर में उनकी जो है पार्लियामेंट चलती रहती है, उसके बावजूद भी समय निकालना और लोगों के बीच में जाना। मैं कह रहा हूँ ये कोई भी पार्लियामेंटेरियन उसमें बहुत बड़ी बात है, लोगों के बीच में रहना। और यहाँ तक उसके बावजूद लोगों की नाराजगी रहती है। मैं तो अपना उदाहरण इसलिए दिया कि छोटे से कॉर्पोरेट होने के नाते भी हमारे साथ लोगों की नाराजगी है। ये तो बहुत बड़ा एरिया था। और जहाँ तक आप बात करें, पहले मैं डॉक्टर साहब की बात करता हूँ। मैं डॉक्टर साहब का, बोलिए पार्टी के नाते बोलिए, वैसे बोलिए, उनका मैं एक बड़ा, उनकी मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ एज ए लीडर, एज ए वो जो बात रखते हैं उसमें जो उनकी स्मार्टनेस है और इंटेलेक्चुअल माइंड से जो बात करते हैं, उसमें उनको पूरे हिंदुस्तान की एप्रिसिएशन प्राप्त हुई। देखिए, डॉक्टर साहब ने पूरे इस क्षेत्र में, अगर वो आज जीते हैं, आप लाल सिंह की बात करो, अदर पार्टी की बात करो, आम जनता की बात करो, डॉक्टर साहब का उस डेवलपमेंट के पार्ट में बहुत बड़ा रोल है। और ये जो एरिया इतना निगलेक्टेड था, मैं ये डॉक्टर साहब है, देखिए वो मंत्री थे, वो वहाँ पे बैठ, मंत्री का काम है, ये पार्लियामेंट्री का काम है, वहाँ पे बैठ के प्लान करना।
ना कि वहाँ पे जाके एग्जीक्यूट करो। कोई भी पार्लियामेंट्री होगा वो अपनी पॉलिसीज बनाएगा, अपने एक प्रोग्राम बनाएगा कि ये काम मेरे एरिया में। तो डॉक्टर साहब ने प्लानिंग की, बहुत अच्छी से प्लानिंग की, जहाँ तक रोड्स की होगी। उसके बाद ये जो अभी डैम था उसका था, रंजीत सागर डैम का इशू था। कठुआ में एक बायोटेक पार्क था। उसके बाद भद्रवा में इन्होंने वो जो उसका टुलिप के लेवेंडर का जो स्टार्ट किया। देखिए उससे लोगों को रोजगार मिला। ऐसा नहीं होता रिजेंटमेंट थर्ड टाइम कोई भी आएगा, किसी के लिए भी। मैं फर्स्ट टाइमर था, शायद मेरे लिए आज भी रिजेंटमेंट हो। तो डॉक्टर साहब का एक अपना बिहेवियर, उनका एक अपना सिस्टम में था। इतने पोर्टफोलियो उनके पास थे, उन पोर्टफोलियो के बीच में बैठ के उनकी मीटिंग अटेंड करने के बाद, उसको पूरे हिंदुस्तान में घूमने के बाद फिर भी समझ निकलता तो अपनी तो सबसे बड़ी बात है कि पीएमओ में जहाँ प्रधानमंत्री अगर 18 घंटे काम करते हैं, बिल्कुल सही, उधर की बात है 18 घंटे वो भी वहाँ बैठे रहेंगे उनके साथ। तो इसलिए डॉक्टर साहब की जीत बहुत बड़ी जीत है। और इससे हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत मुबारक। उन्होंने इस तरीके से उनको ग्रूम किया कि वो 18 घंटे वहाँ काम करने के बाद 150 दिन पार्लियामेंट एंड करने के बाद 100 दिन बाहर घूमने के बाद जो अपनी पार्लियामेंट अपनी कोशिश में नॉलेज करते रहे। ये पार्लियामेंट उनके भी दोनों के लिए बहुत बड़ी मुबारक। ये बहुत बड़ी बात आपने कही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर साहब के बारे में जिस तरह से वो कहते हैं जी पहाड़ों पे नहीं चढ़ पाए थे, वहाँ नहीं गए, यहाँ नहीं गए। लेकिन मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि डॉक्टर साहब ने एक ऐसा काम किया था जो शायद किसी भी पार्लियामेंटेरियन ने वहाँ नहीं किया। उन्होंने मेडिकल किट जो है हर घर में पहुँचाई। उन्होंने आर्टिफिशियल जो मेडिकल ट्रीटमेंट था वो हर घर में पहुँचाया। एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद जो रोड्स का वहाँ पे है, मेडिकल कॉलेज हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, वहाँ पे IIT, एम्स, हर चीज़ क्या कमी रहने दी जब इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। और उसके बावजूद भी हम इस बात को नहीं कहेंगे कि चौधरी लाल सिंह के गठबंधन में कोई स्ट्रांग कैंडिडेट था। मैं तो ये कहूँगा कि मैंने देखा भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कम, जिस तरह से उनने पीछे काम किया था, इस चुनाव में काम नहीं किया था। यहाँ तक वो यहाँ तक इंटरेस्टेड नहीं थे कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह को उधमपुर कठुआ से सीट मिले। जहाँ से जो पैनल जाते थे, जो पैनलिस्ट बने थे, वो अपना नाम डालते थे, डॉक्टर साहब का नहीं डालते थे। ये एक सेटबैक नहीं है। आने वाले दिनों में कल को असेंबली के चुनाव होते हैं, और वो मैं समझ जाता हूँ, वहाँ मैं उन लोगों का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा वहाँ ऐसे भी थे जो अपने आप को चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट समझते हैं। आने वाले चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी लीड नहीं ले पाए। तो देखिए अब जो आपके आंकड़े जो आए हैं वो सबके सामने है, जो स्पेशल तो है नहीं। आप बोल रहे हैं कहीं पे ऐसी चीज़ें हुई हैं, पर लेकिन देखिए अभी इलेक्शन हुए नहीं है। चीफ मिनिस्टर के लिए तय करना, इसका नाम भेजना, ये इंटरनल पॉलिटिक्स किसी भी मामले को अच्छी नहीं लगती। अगर पार्टी ने मैंडेट दिया तो खुद के काम करना चाहिए। चाहे मैं खुद ही कैंडिडेट क्यों ना हूँ उनमें से पार्लियामेंट की पोजीशन का, तो मुझे भी उसी ढंग से काम करना जैसे एक पार्लियामेंट्री अपनी सीट में काम। मतभेद पार्टी में कहीं ना कहीं रहते हैं। इतनी बड़ी परिवार होता है, हर एक की नेचर डिफरेंट होती है। कोई किसी एंगल से सोचता है, कोई किसी एंगल से सोचता। मैं तो ये मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, मेरे से बड़े सीनियर नेता वहाँ पे बैठे हुए। अभी देखिए असेंबली चुनाव जैसे बोल रहे आने वाले, तो मुझे लगता है कि मिलजुल के सबको एफर्ट करना चाहिए कि हमारी पोजीशन और स्ट्रांग हो। कहीं पे हम कमजोर भी रहे हैं, कई असेंबलीज हमने कुछ हारी भी है जो हमें जीती हुई थी। तो अगर हम लड़ाई 36 सीटों पे है जी, उसमें से 24 में हमने लीड लिया, 29 में लीड लिया, बाकी जो सीटें हम हार रहे हैं, तो कल को असेंबली चुनाव पे भी इसका असर पड़ेगा। ये तो रही उधमपुर की बात। उधमपुर की बात ये तो हम भारतीय जनता पार्टी के, मैं खासकर मैं RSS उसको इसका बहुत बड़ा क्रेडिट देता हूँ, बहुत बड़ा क्रेडिट। देखिए जहाँ तक हम RSS की बात करेंगे तो मेरी बैकग्राउंड बेसिकली RSS ही है। मेरे पिताजी यहाँ के महानगर संचालक रहे 22-23 साल, तो मैं बेसिकली RSS ही मेरी गवर्नमेंट हुई है। जो RSS करती है वो बताती नहीं। और दूसरी बात है कि जो RSS का रोल है, बीजेपी कहते हैं कि सेकंड पार्टी RSS है, जो थिंक टैंक है, जो मर्जी कहे, पर लेकिन जो RSS जो हर एक सीट पे, अब यहाँ की बात छोड़िए, जो क्रेडिट गोज टू RSS, बिकॉज इतना हमारे पास वर्कर है, इतनी हमारी क्षमता, जो हमें कुछ चीज़ की जरूरत नहीं होती, किसी फंडिंग की जरूरत, हम खुद ही अपने लेवल पर काम करते हैं। वो RSS जो है बीजेपी की बैकबोन है, और इससे स्ट्रॉन्ग बैकबोन किसी पार्टी की ना थी ना होगी, मैं आपको दावा करता हूँ। और जब तक RSS है, RSS स्ट्रॉन्ग है, बीजेपी हिंदुस्तान में तरक्की करती रहेगी। बात करते हैं हम जम्मू रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी की। अगर
तो लग रहा था हर एक को शुरू से ही ये एक सेफ कॉन्स्टिट्यूंसी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जब से इसका रजौरी पुंछ जो है अनंतनाग रजौरी में चला गया है, तो डिस्ट्रिक्ट रजौरी और डिस्ट्रिक्ट पुंछ निकलने के बाद रियासी का इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये लग रहा था कि अब पिछली बार अगर 3 लाख से कुछ वोटों से जुगू किशोर जीते थे भारतीय जनता पार्टी के, तो इस बार लग रहा था ये लीड इससे भी ज़्यादा जाएगी, लेकिन हुआ विपरीत। यहाँ पे उनकी 1,37,000 इतने वोटों से जीते हैं। मतलब इतना सब होने लगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध नाराजगी थी या कैंडिडेट के विरुद्ध नाराजगी थी? नहीं, मैं ये दोनों बातों को स्पष्ट करता हूँ आपके सामने। पहले मैं बात करूंगा कैंडिडेट की। जहाँ तक कैंडिडेट की बात है, वो पहली बार सेम रिपीट होगी। बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी की बार नहीं मिलना होता था, पर जुगल जी बड़े स्वीट कैंडिडेट थे, वो किसी को नाराज नहीं करते थे। कोई उनमें कोई नेचर में कोई गुस्सा वाली मैंने कभी नेचर नहीं देखी, और जाओ तो मिलनसार थे सब। और दूसरा एस्पेक्ट कैंडिडेट के साथ नाराजगी इसलिए थी, देखिए कुछ हमारी पॉलिसीज में 3-4 साल में कमी रही, जिसमें मैं मेजरली बोलूँगा जो ओल्ड एज पेंशन थी, दूसरा आप ये स्मार्ट मीटर की इशू ले लो, तीसरा आप ये जो पीएचई की प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए कुछ डेली वेजर की प्रॉब्लम थी उसमें। अब मैं इनको सबको ब्रीफ करूंगा, और इनकी नाराजगी की वजह से जो लोगों में रिजेंटमेंट थी, देखिए सिंपल सी बात है, ये बात हमने पार्टी हाईकमांड में भी की थी आज से 6-8 महीने पहले। फिर मैं माननीय अशोक कौर जी और रविंद्र रानी से मेरी बात हुई, और कल भी हमने इस पर समीक्षा की है कि ये जो हमारा मेजरली ये जो इशू था हमारा ओल्ड एज पेंशन का, उसमें कुछ भी था। मैं उनसे यही कह रहा था कि इसकी स्क्रीनिंग करिए, जो डिफॉल्टर थे उनको निकाल दीजिए, बाकी पेंशन दीजिए। एक गरीब आदमी को 1000 रुपये बहुत ज्यादा। और आप मान के चलिए कि अगर हम मानते हैं कि 1 लाख के आसपास पेंशन हमारे जम्मू प्रोविंस में होंगी, तो लेने के तो 2 लाख लोग इफेक्टेड होंगे, बुजुर्ग होंगे, तो उसका रिजेंटमेंट वोट नहीं क्यों, तो 2 लाख वोट बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ऐसी डेली वेजेस की प्रॉब्लम थी, तो ऐसे ही बिजली की प्रॉब्लम थी, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पानी। आज भी पीएचई में देखिए, मैं अभी पीछे कुछ दिन पहले हमारे जो म्युनिसिपल कमिश्नर राहुल यादव जी उसके साथ बैठा था, मेरे ही वार्ड का डेपुटेशन था। मेरे ही वार्ड में आज भी 15 दिन से वही प्रॉब्लम चल रही है कि दोनों मेरे ट्यूबवेल जो है, एक दिन ये काम करता है, दूसरा नहीं करता, कभी वाटर टेबल डोज में, कभी मोटर सड़ जाती है, कभी। तो उसमें इम्प्रूवमेंट की बहुत सख्त जरूरत है। हमारे पीएचई के जो सीनियर्स चीफ इंजीनियर और जिनके एक्सपीरियंस रहे हैं हमारे जम्मू के क्षेत्र में, उनसे मेरी डिस्कशन हुई, उन्होंने कुछ काफ़ी चीज़ें मुझे गाइड भी की, और मैंने इनको भी गाइड की। तो ये चीज़ें सुधारने की जरूरत है। मुझे लगता है कि आज के समय में मैं किसी नौकरी पेशे के अगेंस्ट नहीं हूँ, तो आजकल सब ऑफिसर जो है वो अफसर ही हैं, चाहे वो जेई है चाहे कुछ भी है, काम करने में किसी की दिलचस्पी नहीं है। ये बात मेरी कमिश्नर साहब से भी ऊपर भी हुई है, और कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से भी। इसको क्या करना पड़ेगा कि लोगों को ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा। समझ आने से पहले आपको पीएचई को पूरा रिव्यू करना पड़ेगा। थोड़ा सा माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा डिफरू में आपसे। आपने पहले ही कहा कि पार्लियामेंटेरियन जो है हर जगह नहीं बोल सकता। ये जो इशू जितने भी लोकल इशू है, ये लोकल इशू जो है उनके लिए थे जो यहाँ आपकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़े होने जा रहे थे, या खड़े होते जहाँ एमएलए और मिनिस्टर रहे थे। ये लोकल इशू उन्होंने सॉर्ट आउट करने थे, ना कि मेंबर पार्लियामेंट के पास पहुंचाते, वहां से वो जो होता वो करता। इन्होंने किया ही कुछ नहीं, यूं ही हुकूमत खत्म हुई, गवर्नर रूल हो गया, तो ये सिर्फ वो मोदी जी का नाम लेके चलते रहे, और भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में बैठ के अपनी स्पीचें झाड़ते रहे, वहां से प्रेस नोट भेजते रहे। लोगों के साथ तो कुछ हुआ ही नहीं, जब वादे ही करते रहे। जब आपकी पहले दिन से ही टग ऑफ वार लेफ्टिनेंट गवर्नर से शुरू होगी, तो आप क्या समझते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आपके काम कर सकते हैं? आपने उनके साथ बना के चलना चाहिए था, लोगों के काम करवाने चाहिए था। जरूरत नहीं पड़ती एमपी को इन मामलों में आने के लिए, अगर मैं गलत नहीं। आपका दृष्टिकोण ठीक होगा, आपने इसको असेस किया होगा, पर लेकिन मैं ये टग ऑफ वार इंटरनली इतने मैटर्स में मैं कभी अजीज साहब से मिल नहीं पाया हूँ। पर लेकिन मुझे लगता है कुछ ना शायद मे भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा हो किसी बात पे, तो वो भी तो जैसे कहा जाता है कि वो भी तो बीजेपी से बिलोंग करते थे, तो वो तो हमारे किस्म से सहायक ही है, उनको हमारी मदद ही करनी चाहिए थी। ना मैं उनकी नाराजगी जाहिर कर रहा हूँ, ना मैं बीजेपी को इसमें कटघरे में खड़ा करना चाहता हूँ, ना ही गवर्नर साहब को। बेसिकली क्या है कि इशूज ऑलरेडी कन्वेड टू द कंसर्न डिपार्टमेंट्स, वहां से इसकी जो इनपुट या इसको इम्प्रूवमेंट के लिए प्रॉपरली नहीं टेक ओवर किया गया। जब वो टेक ओवर नहीं हुए, उसमें हमारी लैकनेस है, मैं अपने आप को एडमिट करता हूँ कि हमने उसको फॉलो अप करके स्ट्रांगली कंडेम और उसको वो करना चाहिए। जो चीज़ गलत हुई जो टाइम में फेज में, क्योंकि हमें एश्योर था कि ये चीज़ें जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगी और ये सॉरी रिजल्ट्स बेटर होंगे हमारे।
इन प्रोसेस की वजह से हम लोगों को थोड़ा सा सेटबैक ओवरऑल वोटिंग में फेस करना है। सही कहा आपने, लेकिन अब चूंकि चुनाव हो चुके हैं, दोनों हमारे पार्लियामेंट के जो नेता है चले गए चुनके, और कल परसों तक मिनिस्ट्री भी बन जाएगी, मगर नई मिनिस्ट्री बन जाएगी। लेकिन एक वैक्यूम सा खड़ा करके यहाँ पे जो कहें हम जम्मू के अंदर हमारे जो नेता, जिस तरह से मैंने शुरुआत में कहा कि जिस तरह से उन्होंने काम करना चाहिए था उस तरह किया नहीं, तो आने वाले जिस तरह से सितंबर तक जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि सितंबर तक असेंबली के चुनाव हो जाएंगे, तो क्या आप सोचते हैं कि सितंबर तक भारतीय जनता पार्टी सब कुछ ठीक ठाक कर लेगी यहाँ पर? नहीं, देखिए कुछ चीज़ें नहीं ठीक हो पाई समय से पीछे। अब पार्टी भी इनिशियली इन चीज़ों को बड़े स्ट्रांगली सोचेगी कि कहाँ कहाँ हमारे हम लोग बैकफुट पर रहे, और उनको इमीडिएटली हम रिकवर करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक पार्टी हाईकमांड या हमारी पार्टी की नई जो भी टीमें बनती हैं रिसेंटली आने वाले चुनाव के लिए, तो मुझे लगता है कल परसों से हमारी कुछ ना कुछ स्टेट लेवल में मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, और हमें बड़ी एक्टिवली चीज़ों को काउंटर करना पड़ेगा, और जो चीज़ें हमारी पेंडिंग रह गई हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि असेंबली चुनाव में हमें बेस्ट रिजल्ट लाना है। कि अगर हम सोचते हैं कि हमारा चीफ मिनिस्टर बने, तो मुझे लगता है अब जो भी समय बचा है उसमें हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए लक्की जी, हम उम्मीद करते हैं कि आप जो कह रहे हैं उस सब कुछ ठीक हो। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए, तब हमारे दर्शकों को जानकारी दी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद, आपने बुलाया, मैं आपका शुक्रगुजार। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।